अक्सर कहा जाता है कि दुनिया सच्ची मोहब्बत को सालों तक याद रखती है, लेकिन आज हम आपको एक प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं जो सच्ची तो नहीं थी, फिर भी दुनिया इसे याद करती है। याद करने की वजह इस प्रेम कहानी का खौफनाक होना था। यह इतना खौफनाक था कि इसने हंसती खेलती जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया। यह कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बाजंड खेती गांव की है, जो 14 से 15 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात की है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मोहल्ले के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच रात के लगभग 2 बजे कुछ लोगों ने एक लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर लोगों ने समझा कि शायद यह उनका भ्रम होगा, लेकिन जब लोगों ने आवाज की ओर गौर किया तो पता चला कि यह आवाज गांव के सबसे रईस व्यक्ति शौकत अली के घर से आ रही थी। शौकत अली पेशे से कॉलेज के लेक्चरर थे और गांव में इनकी काफी इज्जत थी। उनका घर गांव का सबसे आलीशान घर था, जो पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ था। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आई आवाज को सुना तो वे उठकर उस घर की तरफ दौड़ पड़े। पास जाकर पता चला कि शौकत अली की बेटी शबनम बेतहाशा चिल्ला रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है, इसलिए मामले को समझने के लिए कुछ लोगों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग घर के अंदर गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शबनम ने घर में आए लोगों को अपने पिता के कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। जब लोग कमरे में गए तो देखा कि शौकत अली खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इसके बाद लोग घर के दूसरे हिस्से में गए और वहां भी यही नजारा था। घर में मौजूद एक एक शख्स अपने अपने स्थान पर मरा पड़ा था। उस रात घर में कुल 8 लोग थे, जिसमें से 7 की जान जा चुकी थी। मारे गए लोगों में 55 साल के शौकत अली, 50 साल की शबनम की मां हाशमी, 33 साल के शबनम के बड़े भाई अनीश, शबनम का छोटा भाई राशिद, शबनम की भाभी अंजुम, शबनम की मौसी की बहन राबिया और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल था। इस नज़ारे को देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि यह किसने किया। इस सवाल का सही जवाब दे सकती थी केवल इस घर में इकलौती जीवित बच्ची शबनम, लेकिन शबनम की हालत इतनी बुरी थी कि वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। शबनम का यह दुख लोगों को तब समझ आया जब उन्होंने देखा कि उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक पल में खो दिया है। लोगों ने जब देखा कि 7 लोग दम तोड़ चुके हैं तो उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। एक साथ इतने लोगों की मौत की खबर सुनकर पुलिस महकमे में टहलका मच गया। यह खबर इतनी बड़ी थी कि रातों रात इस घटना की जानकारी तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकार को भी दी गई। खबर मिलते ही सबसे पहले घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस स्टेशन की टीम आई। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत और पुलिस फोर्स की मांग की गई। अब हालात यह हो गए कि सुबह सूरज निकलने से पहले 52 खेती गांव में आसपास के 10 थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने भी इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में जब लोगों ने शबनम से पूरे मामले को समझना चाहा तो शबनम बताती है कि वह छत पर सो रही थी। तभी उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह नीचे आई तो उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं और भाग रहे हैं। शबनम के मुताबिक शायद वे लोग लुटेरे थे जो घर में लूटने की नीयत से घुसे थे। शबनम के इस बयान के बाद यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि डकैतों ने शौकत अली के घर में डाका डालने के दौरान सभी लोगों की हत्या कर दी। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थीं। घटना की जानकारी होते ही मायावती ने तुरंत परिवार में इकलौती बच्ची शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान कर दिया। साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मायावती के इस बयान के बावजूद हंगामा शांत नहीं होता, बल्कि विपक्षी पार्टियों ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाते हुए मायावती को घेरना शुरू कर दिया। हालात की गंभीरता को समझते हुए मायावती खुद को अमरोहा आने से नहीं रोक पाती हैं। अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से वह खुद घटनास्थल पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर मायावती शबनम को भरोसा दिलाती हैं कि आरोपियों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसा कि मायावती ने पहले ही शबनम के लिए 5,000 के मुआवजे का ऐलान किया था, इसलिए वह उन्हें वहीं पर देना चाहती थीं।
लेकिन इस घटना की जांच कर रहे एक अधिकारी मायावती से गुजारिश करते हैं कि पहले सभी मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दी जाए, उसके बाद ही शबनम को मुआवजा दिया जाए। इसके बाद इस घटना की जांच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता पहले क्राइम सीन का अच्छे से मुआयना करते हैं, उसके बाद शबनम से इस घटना के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआती कुछ ही डर की पूछताछ के बाद आरपी गुप्ता सवाल उठाते हैं कि जब घर के सभी लोग मारे गए तो शबनम अकेले कैसे बच गई। इसका जवाब शबनम ने यह दिया कि वह घर के छत पर थी, इसलिए वह बच गई। लेकिन अधिकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते। बिस्तर पर किसी तरह का सिलवट का ना होना भी जांच अधिकारियों के मन में शबनम के प्रति संदेह पैदा करता है। फिर भी मामला इतना संवेदनशील था कि उन्होंने तब शबनम के खिलाफ कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा और अपनी जांच जारी रखी। सबसे पहले सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम सभी शवों का पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह का संघर्ष नहीं किया था। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि मारे गए लोग या तो सो रहे थे या फिर बेहोश थे। यह भी जांच में सामने आया कि इन लोगों को बेहोश नहीं किया गया था। इस बात को कंफर्म करने के लिए आगे जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं। बहुत जल्द बायोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है। बायोप्सी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए लोगों के शरीर में जहर के अवशेष पाए गए थे। मारे गए लोगों के शरीर में जहर के अवशेष का मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि मारे जाने से पहले इन सभी को जहर दिया गया और उसके बाद कुल्हाड़ी से मारा गया। लेकिन ऐसा किया किसने? इस सवाल का सटीक जवाब देने वाली भी घर में इकलौती बच्ची शबनम थी। लेकिन अगर शबनम को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। इसलिए पुलिस वाले सावधानी से अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शबनम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। कॉल रिकॉर्ड में एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक शबनम ने घटना वाली रात एक नंबर पर 62 बार कॉल किया था। पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की तो पता चला कि वह नंबर सलीम का था। सलीम, जो शबनम का पुराना दोस्त और प्यार था, एक स्थानीय लड़का था। उनका रिश्ता काफी गहरा था, लेकिन यह परिवार के लोगों को कभी पसंद नहीं आया। शबनम और सलीम ने कई बार अपने परिवार के सामने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उनकी मोहब्बत पर परिवार की असहमति का दीवार खड़ा हो जाता था। जैसे ही सलीम का नाम सामने आया, पुलिस ने उसे तलब करने का फैसला किया। सलीम को बुलाने पर वह जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसे पहले से पता था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए वह थोड़ा घबरा गया था। पुलिस ने सलीम से पूछताछ शुरू की। क्या तुमने शबनम से बात की थी उस रात? एक अधिकारी ने पूछा। सलीम ने जवाब दिया, हां, मैंने उससे बात की थी। वह मुझसे मदद मांग रही थी। पुलिस को सलीम का यह बयान संदिग्ध लगा। उसने आगे कहा, मैं उसके घर गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके घर के लोग सो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं किसी और समय उसे देख लूंगा। यह सुनकर पुलिस को यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि सलीम की बात में कितनी सच्चाई थी। उन्होंने उसके अलिबी की जांच की और पता चला कि वह घटना के समय घर पर ही था। लेकिन उसकी और शबनम की बातचीत में ऐसा क्या हुआ था कि शबनम ने उसे इतना बार कॉल किया? जांच आगे बढ़ने पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने जांच की दिशा को बदल दिया। पता चला कि मारे गए लोगों को जहर दिया गया था और फिर उनके शरीर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। यह हत्या का एक नया मोड़ था। जब पुलिस ने सलीम से फिर से पूछताछ की तो उसकी कहानियों में कई विसंगतियां देखने को मिलीं। पुलिस ने एक और गुप्त जांच शुरू की और शबनम के घर के आसपास के लोगों से बात की। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें उस रात कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक लड़के को घर के पास आते जाते देखा था, लेकिन वह लड़का कौन था, इसका पता किसी को नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने शबनम और सलीम के बीच की बातचीत को और गहराई से जानने का प्रयास किया। उनके फोन के डेटा में कई चैट और वीडियो मिले जो यह दर्शाते थे कि वे दोनों एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन क्या इस प्यार ने उनके परिवार को खतरे में डाला? शबनम के परिवार ने सलीम के साथ उसके रिश्ते का कड़ा विरोध किया था। परिवार के सदस्यों का मानना था कि सलीम उसके लिए सही नहीं है। इससे शबनम की मनोदशा में बदलाव आया और उसने सलीम से बात करने के दौरान अपने परिवार के खिलाफ कुछ खतरनाक विचार साझा किए। जैसे ही पुलिस ने इन बातों की गहराई से जांच की
उन्हें पता चला कि शबनम ने सलीम से कहा था कि वह अपने परिवार को खत्म कर सकती है अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है। इस बातचीत से यह साफ हो गया कि यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक खतरनाक साजिश का हिस्सा थी। सलीम और शबनम की बातचीत की रिकॉर्डिंग से यह बात और स्पष्ट हो गई। अब पुलिस के पास सबूत थे कि शबनम ने सलीम से अपने परिवार को खत्म करने के लिए कहा था। लेकिन सलीम की भूमिका क्या थी? क्या उसने सिर्फ शबनम का साथ दिया या उसने खुद भी इस खतरनाक खेल में हिस्सा लिया? जैसे जैसे सबूत इकट्ठा होते गए, पुलिस ने शबनम और सलीम को गिरफ्तार करने का फैसला किया। उन्हें हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो दोनों ने अपने अपने तरीके से बात की। शबनम ने कहा, मैंने अपने परिवार से खुद को बचाने के लिए ऐसा किया। सलीम ने मुझे कहा था कि वह मेरी मदद करेगा, लेकिन सलीम ने कहा, मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा, यह सब उसका किया हुआ है। मैंने उसे बस समझाया था कि हम कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। इस बवाल में सलीम ने अपनी जान की सुरक्षा की बात कही, लेकिन जब दोनों के बयान एक दूसरे से टकराने लगे तो पुलिस ने उन्हें अलग अलग कमरे में रखकर पूछताछ करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंततः एक दिन शबनम ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने अपने परिवार से छुटकारा पाने के लिए सलीम के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह सब इतना बुरा हो जाएगा। शबनम की यह बात सुनकर सलीम चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शबनम इतनी दूर जाएगी। इस मामले ने स्थानीय मीडिया में भारी ध्यान आकर्षित किया। पूरा गांव इस प्रेम कहानी के खौफनाक अंत के बारे में बातें करने लगा। अदालत में मामला चला और बहुत से गवाहों ने बयान दिए। शबनम और सलीम के खिलाफ सबूत काफी थे। आखिरकार अदालत ने दोनों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया। शबनम को आजीवन कारावास और सलीम को भी वही सजा सुनाई गई। शबनम और सलीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी प्यार की गहराई में छिपे जहर का असर बहुत भयानक हो सकता है। मोहब्बत में की गई एक गलत कदम से न केवल उनकी, बल्कि कई और जिंदगियों का अंत हो सकता है। इस प्रेम कहानी का अंत खौफनाक था, लेकिन यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने प्यार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। शबनम और सलीम की कहानी एक अमिट छाप छोड़ती है, जो हमें यह सिखाती है कि प्यार का कोई दूसरा नाम नहीं होता, बल्कि यह समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जीने का नाम है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।